नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक फिल्म आई थी जिसमें कहा जाता था कि मैं अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हूं। आज अंग्रेजों के ज़माने से ही आप लोगों के सामने मैं वैद्य जी को लेकर आ रहा हूं। वैद्य जी भी अंग्रेजों के ज़माने के हैं और बहुत यातनाएं भी झेली है और एक एक पैसे के लिए मोहताज भी हुए हैं। वैद्य की कैसे आई और किस तरह से अंग्रेजों के ज़माने का इन्होंने सामना किया, आज ये चर्चा का विषय है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में फिर वही जाना पहचाना चेहरा लक्ष्मण दास रतन जी भारद्वाज महाराज मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कुछ पुरानी बातें जो आप लोगों को भी पसंद आएगी। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। नमस्कार। बाबा जी, आप अभी देखा जाए तो 98 साल 4 महीने के हो गए, यानी 22 अगस्त 1927 में आपका जन्म हुआ और तब से न जाने कई पड़ाव आपने पार किए और आते आते आयुर्वेद में आपने मुकाम हासिल की और कई हजार जड़ी बूटियों का ज्ञान रहा। इसको कतई नकारा नहीं जा सकता। कोई आप में जो शक्तियां भी हैं वो भी बहुत देखा जाए तो अजीब शक्तियां हैं, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे अगर ये कहें आयुर्वेद से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप में है। ज़रूरत है समाज को लेने की। तो हम आज का चर्चा उसी पे फोकस कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब आप पैदा हुए तो किस सल्तनत, किस राज्य में पैदा हुए और क्या क्या आपके साथ कठिनाइयाँ हुई। देखिए, मेरा जन्म 22 अगस्त 1927 रात 8 बजे का है। उस टाइम पे काल बहुत पड़ते थे, बारिशें भी बहुत होती थी। बारिश? हाँ, बरसात की फसल तो बारिशें मार लेती थी। अकाल भी पड़ते थे, बारिश भी आती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब वृष्टि और अतिवृष्टि दोनों थे। आज बारिश लगी तो 8 दिन तक लगातार चलती रहती थी उन टाइम पे, ऐसे बारिश हुआ। जी जी। तो जब मैं करीब 3 साल का था, जब मेरे चाचा ने मेरा गला दबाया मारने के लिए, मैं चिल्लाया तो मकान के साथ पड़ोसन ने मेरे को चिल्लाते हुए सुन के अंदर आई। तो उसने कहा, भाई तू क्या कर रहा है? कहता है कुछ नहीं, ये रो रहा है, मैं इसको चुप कर रहा हूँ। तो अब मैं उतना बोलता भी नहीं था उस टाइम, और इस टाइम जैसे बच्चे फ्री बोलते हैं, उस टाइम पाबंदियाँ थी इतनी भी। छुड़ा दिया। 3 बार ये अरसा हुआ मेरे साथ, 3 बार छुड़ा दिया। तो मेरी माँ ने मेरे मामा से कहा, वो राजा के पास हकीम होते थे। कैसे? फिर उसने कहा कि मैं अपने पास ले जाता हूँ इसको, अपनी विद्या भी सिखाऊंगा और देख रेख भी ठीक करूँगा। तो पहले तो जंगलों में जाना, जड़ी बूटियाँ खोद के निकालनी, फिर उनको ला के धोना, सुखाना। ये काम दिया गया आपको? हाँ। तो एक आदमी मेरे साथ और भेज देते थे, बता दी कि ये उखाड़नी है, फिर दूसरे दिन उखाड़ के ले आते थे। तो 1935 ने कहा कि देखो, दवाइयों का तो आपको पता लगना शुरू हो गया, निकालने का भी और सुखाने का भी, कूटने का भी। अब आप नाड़ी परीक्षण सीखो। जी जी। 35 में सिखाना शुरू किया, 38 में मुझे 60% नाड़ी परीक्षण आ गया। तो उसके बाद 40 में मुझे 60% नाड़ी परीक्षण आ गया। तो उस टाइम पैसे होते, दमड़ी, पाई, धेला, पैसा, टका, आना, द्वानी, चुआनी, ठानी, यानी मैंने बड़े से बड़ा नोट 5 रुपए का देखा हुआ था। 16 आने से लेके 5 रुपए तक, दमड़ी से लेके। दमड़ी से? वो छेद वाला पैसा भी होता था क्या, पीतल वाला? छेद वाला एक होता,
तांबे का होता था। तांबे वाला में, हाँ। हाँ। तो 40 में जब मुझे पूरा नाड़ी परीक्षण आ गया तो वो अपने आप कम काम करते थे, देख रेख कम मेरे से कराते। फिर जैसे मैंने बताया भाई ये कमी है इसके अंदर, फिर दवाइयाँ दिलानी। उस हिसाब से 42 तक ये काम चलता रहा। 42 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज घबरा गए कि जो हिंदुस्तान की सेना के अंदर था वो किसी के अंदर नहीं है। तो उन्होंने डिक्लेयर करना चाहा था कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देते हैं, अब ये अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो जवाहरलाल ने और महात्मा गांधी ने शर्त रख दी अंग्रेज़ों के पास कि सबसे पहले तो आप सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला दो, तब तो हम राज कर सकते हैं, और ये होगा तो ये हमें काम नहीं करने देगा। उनको देश निकाला दिला दिया। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें वे किसको बनाया जाएगा मुखिया, तो पटेल के 14 वोट पड़े, 15 तो आदमी टोटली थे, इसका एक ही वोट पड़ा। महात्मा गांधी माना नहीं, हम जवाहरलाल को बनाएंगे, आपको कोई अच्छा दूसरा ही करे। नहीं किया उन्होंने। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद किया, सुभाष चंद्र बोस जी तो परफेक्ट थे, उनको तो रखा नहीं, वो तो निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। पटेल जी को कह दिया कि नहीं आप कोई इका कर लो, प्रधानमंत्री अब इसी को बनाएंगे। ये गांधी जी की पॉलिसी थी। अब पटेल जी मान के भाई चलो इका कर रहे हैं, बल्कि गांधी ने एक बात कही थी कि अब कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी बंद करके पार्टी दूसरा नाम रख लो कोई। वो भी नहीं किया। 1947 में जब आज़ाद हो गए तो उसके बाद यहाँ से मुसलमान तो बड़े आराम से जा रहे हैं, वहाँ से जो हिंदू आते थे, जिन औरतों ने मुसलमानों को स्वीकार नहीं किया उनकी छातियाँ काट दी, तब भेजी हैं, और हिंदुओं पे काट काट के गाड़ियाँ भेजी थी। बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है। हाँ। तो उस टाइम पे मन बड़ा दुखी होता था। जब पटेल जी बीमार हुए तो इनको महाराष्ट्र भेजा इलाज करने के लिए। वहाँ पे उनका इलाज नहीं हुआ ढंग से, क्योंकि जवाहरलाल ने कहा इसको बचाना नहीं है। सारी बातें तो लीक होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि आप एक हिमाचल के गांव में रहते थे और वहाँ से जो भी खबरें आप बता रहे हैं ये पॉलिटिकल खबरें हैं, और ये सुनी सुनाई है, कहीं से निकल के ही सुनी सुनाई नहीं है। रेडियो। हाँ, मैं 1940 में संघ में जाना शुरू हुआ था। अच्छा, वो संघ ही बताते थे सारा। संघ से आपको पता चलता था कि ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, सारी विद्या तो संघ से सीखी गई ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 1949 में मैं गाड़ी धो रहा था, राजा ने सुपरवाइजर से पूछा कि लड़का कौन है। कौन से राजा थे उस समय आप? अनंत चंद जी। अनंत चंद जी वहाँ के बिलासपुर के राजा थे। बिलासपुर के राजा थे उस समय। हाँ, उनकी गाड़ियाँ चलती थी उस टाइम। जी जी। गाड़ियों का मतलब ट्रांसपोर्ट? हाँ, ट्रांसपोर्ट। जी जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 14 सीटर गाड़ी होती थी। हाँ, और स्टीम से चलाते थे उसको। अच्छा, 14 सीटर गाड़ी थी जो सार्वजनिक गाड़ी थी। हाँ, उसको स्टीम से चलाया जाता था। जी जी। तो उसके बाद 1949 को 21 फरवरी को मैं खाली टाइम में गाड़ियाँ धोना सीखा और गाड़ी चलाना भी सीख गया। तो मैंने डेस्क से गाड़ी उतार के साइड में लगा दी और दूसरी गाड़ी लगा दी। गाड़ी धोने लगा तो उसने सुपरवाइजर से पूछा कि लड़का कौन है, कि ये
हकीम का भांजा है। तो उन्होंने कहा कि देखो इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करे तो ड्राइवर है। तो ग्राउंड के अंदर एक इंग्लिश का आठा जो होता है ऐसे बना रखा था टेस्टिंग के लिए। तो उसमें सफ़ेद पत्थर लगा रखे दाएं बाएं दोनों साइड, और मेरे को टाइम दिया गया कि आप 15 मिनट में गाड़ी यहाँ से निकालनी और यहीं ला के इसको घुमा के बाहर निकालनी, पत्थर दाएं बाएं टच नहीं करना। मैंने 8 मिनट में वो गाड़ी लगा दी। अच्छा, बड़ी वाली गाड़ी 14 सीट थी। हाँ। फिर मेरे को कहा कि आप इसको बैक में निकालना, जैसे ऐसे निकाली पत्थर नहीं टच करना। 25 मिनट का टाइम दिया और मैंने 12 मिनट में लगा दी। अच्छा। इसने कहा तो ड्राइवर है, अच्छा इसको रोड पे भेज दो। लाइसेंस बनवा के भेज दिया। तो उस टाइम मील होते थे, मील होते थे उस टाइम। हाँ, मील किलोमीटर नहीं होते थे। 1760 गज का 1 मील होता था। तो 16 मील जाना 16 मील आना। और जो सवारी सुबह आती थी गाड़ी में, शाम को उसने वापस जाना तो उसी टिकट पे जाना। अच्छा, ये भी था। अप एंड डाउन। हाँ। किराए कितने हुआ करते थे? दमड़ियों में चलता था मीलों का, और 4 मील के बाद 1 पैसा बनता था। अच्छा। अब 16 मील पे गए तो 4 पैसे बना। अच्छा। और बीच में भी सवारी उतरती चढ़ती है, यानी दमड़ी से लेके धेले तक, पाई तक ये किराए लिए जाते थे। उस टाइम कटुआ पैसे होते, तांबे के होते थे सारे। हाँ, तांबे का। हाँ। तो 1.5-2 रुपये जमा कराते थे वो ला के। तो इसमें कनेक्टर क्या करता था कि जो सवारी सुबह आई जिसने आगे जाना है उसका टिकट लेके रख लेते थे। अच्छा। और शाम को जो नई सवारी बैठी है उसको टिकट दे देते थे, उससे पैसे ले लेते थे और वो पैसे अपनी जेब में। मतलब हेरा फेरी। हाँ। जब मैं बैठा था, क्योंकि तो गप्पे मारते रहते वहाँ, बताते हुए आज इतना किया, आज हमने इतना किया। तो मैंने जैसे मेरे को गाड़ी पे भेजा तो मैंने कनेक्टर को कहा भाई सुबह को टिकट तो नहीं देने, अपने पास रखा हुआ है जो सवारी आगे जाने वाली है। कि जी हाँ 7-8 टिकट है मेरे पास। मैं बेटा इनको फाड़ दे। हमने कोई भी सवारी जो है नई बैठी को उसको टिकट देना है। हमें खाना फ्री में मिलेगा होटल में, चाय पिए, दूध पिए, मिठाई खाएं फ्री में मिलेगी। ये बेईमानी किसके लिए करनी हमने? अब वो 1.5-2 रुपये जमा कराते थे और मेरे जब गाड़ी चलाने लगा तो 5 रुपये तक आ गए। अच्छा, आपके समय में 5 रुपये आ गया? 5 रुपये पे आ गई थी। मतलब दिन भर की इनकम जो 1.5-2 रुपये हुआ करती थी, हाँ, जब आपको गाड़ी सौंपा गया तो उसकी जो इनकम है 5 रुपये बढ़ती गई, 5 रुपये तक आ गई। जी जी। कैशियर कहने लगा जी कि जब से आपने नया ड्राइवर रखा है तब से जिस भी रूट पे जाता है उसकी इनकम बढ़ जाती है। राजा ने मुझे बुलाया, पूछा भी बात क्या है? नहीं, ऐसा है कि जो सुबह सवारी आती है और शाम को वापस जाए तो उसी टिकट पे जाती है। तो यहाँ पे कनेक्टर क्या करता है कि जिस सवारी ने वापस नहीं जाना उसका टिकट ले लेता था। जो नई सवारी बैठती थी उसको टिकट दे के पैसे ले लेते थे, वो जेब में डाल लेते थे। मैं पहले जो सवारी नई बैठी उससे पूछ लूँ कि सुबह आए थे आप? नहीं, हम तो नए हैं। मैं टिकट उठाता हूँ कनेक्टर से खड़े होकर, फिर चलता हूँ। अच्छा। उसने सभी रूटों की इनकम करवाई, जिन जिन पर गाड़ियाँ चल रही थी सब पे इनकम पड़ी। अब मैं ड्राइवरों का भी दुश्मन हो गया। जी जी। गाड़ियाँ भी दे वो मेरे को, कहा ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा भाई देख, नशा मैंने नहीं करना कोई, बहुत अच्छी बात। चोरी मेरे बस की नहीं है और न मैं गाड़ी में चोरी होने दूंगा। मेरी गाड़ी में जब कल को कनेक्टर रिपोर्ट करेगा इंस्पेक्टर तो मेरा भी नाम आएगा फलाने की गाड़ी में चोरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना, ये नहीं। 1956 में मर्सरी गाड़ी आ गई, 29 सीटर आई थी।
तो 56 से लेके मैंने 61 तक वो गाड़ी चलाई है, 3,35,000 किलोमीटर। उस टाइम रूट थोड़े लंबे हो गए थे, और जहाँ पे 2 ही टाइम चलती है, ज़्यादा चलनी शुरू हो गई, तो उस टाइम जो है गाड़ी 60 मील 70 मील ये चलना शुरू हो गई थी, 2-2 चक्कर भी लगने शुरू हो गए थे। तो उसमें भी सारा कुछ अच्छा हुआ। तो मेरी गाड़ी का इंजन ही खुला नहीं खुला? हाँ, 1000 किलोमीटर चलने के बाद आधा लीटर मोबिलाइल खाता था इंजन। अच्छा। तो 61 में नवंबर महीने में टाटा वालों ने आके गाड़ी चेक की, सारा कुछ किया, तो मीटर पे भी गाड़ी इका करके लाख के भी 3,35,000 किलोमीटर चली चुकी थी, और गाड़ी में कोई किसी का नुक्स नहीं। और जो गाड़ियाँ वर्कशॉप जाती थी, मेरी गाड़ी वर्कशॉप नहीं गई ज़्यादा, टायर पंचर हो गया उसके लिए चली गई, या सर्विस करवाने चली गई, नहीं तो मैं वो नहीं करता। मेरी स्पीड थी कि 15 मील से लेके 20 मील के अंदर ही गाड़ी चलाता था मैं। जी जी जी। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं देता था। और जब गाड़ी स्टार्ट करने तो कम से कम 5 मिनट में गाड़ी स्टार्ट रखता, तब उसके बाद चलाना शुरू करता था, ताकि इंजन पे भी लोड न पड़े। जी जी बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद 62 में जब चाइना के साथ लड़ाई हुई, तो हमें ट्रक लेके भेज दिया लेह में। लेह में? हाँ। तो वहाँ पे 3 बोतलें 3X रम की मिलती थी हर एक को, वो मैं ड्राइवरों को दे देता था, उनका दूध का डब्बा ले लेता था। अच्छा। ना मैंने चाय पी आज तक, ना कोई नशा किया। फिर वहाँ से जब वापस आए, तो वापस आने के बाद फिर मैंने छुट्टी ली 3 महीने की। फिर मशोबरा में जाके मैंने सेब, खुमानी, नाशपाती इनकी ग्राफ्टिंग सीखी। अच्छा। 3 महीने के बाद फिर मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। फिर 65 की लड़ाई में फिर जाना पड़ा, फिर ट्रकों पे ड्यूटी। उसके बाद फिर 65 के बाद जो है, मुझे गाड़ी हर साल नहीं मिल जाती, पिछली जो है वो दूसरे ड्राइवर को देते, नहीं मिल जाती, और मुझे लॉन्ग रूटों पे भेजना शुरू कर दिया। उस टाइम लंबे रूट हो गए। सन 65 में पंजाब के 3 हिस्से कर दिए, एक का तो हरियाणा बना दिया, जो बिल्कुल बेकार हिस्सा था हिमाचल को दे दिया, जो असली कलेजा था वो पंजाब रखा प्रताप सिंह कैरों ने। और आज तक जितने भी पंजाब में चीफ मिनिस्टर बने, इनमें सबसे गंदा प्रताप सिंह कैरों था, और सभी ने हेरा फेरी किया। वहाँ पे सबसे अच्छा जो मुख्यमंत्री बना वो लक्ष्मण सिंह गिल था, उसके आने पे बहुत सुधार हुए। जी जी। और ज्ञानी जार सिंह ने भी कोई सुधार नहीं किया। और उसके बाद ये सेंटर में आया, सेंटर में भी क्या किया इसने, ये तो स्टैंप थी। हाँ वो तो सबको पता है। हाँ, और वही काम मनमोहन ने किया, ये भी स्टैंप ही है। अब तो बेचारा चला गया। यदि 2004 में इलेक्शन नवंबर में होता तो कांग्रेस नहीं आती। ये अटल जी की गलती से हुआ। बाबा जी, कांग्रेस के आप घोर विरोधी लगते हैं वैसे, शुरू से ही हूँ, लेकिन इन्होंने चोरी के अलावा कोई काम नहीं किया आज तक। आप किसी भी लीडर को देख लो। आपको भी नुकसान पहुंचाया है क्या? बहुत ज़्यादा। मेरी तो हर दूसरे तीसरे दिन इनसे लड़ाई होती रहती थी। नहीं, आप जब गाड़ी पे थे, फिर इसके बाद ट्रक पे थे, फिर इसके बाद मैं ट्रक पे रहा, तब भी जब ये बैठते थे, कहीं भी आप देख के गाड़ी पे बैठ जाना इन्होंने।
और जब कनेक्टर टिकट काटने लगता तो अड़ जाते थे कि हम तो कांग्रेसी हैं, हमने देश के खातिर ये कुछ किया, जबकि इन्होंने कुछ नहीं किया था। सारा जनसंघ का काम है। यानी जनसंघ उस टाइम ना होता तो आज हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता। अब ये भी यदि 14 में मोदी जी ना आए होते तो हिंदुस्तान या तो अमेरिका के अंडर होता या चाइना के अंडर होता। जितने फैसले होते थे मनमोहन की सरकार में सारे अमेरिका से होते रहे। नहीं, आप हिस्ट्री निकाल के देख लो। बाबा जी, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं अभी। नहीं, पॉलिटिकल कुछ भी है। आपकी खुद तक मैं समझ सकता हूँ कि आप ईमानदारी से गाड़ी चलाते थे, ये पैसे नहीं देते थे उस पर। हाँ, तब से आपके विरोधी बन गए। आगे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे है कि 1954 में जवाहरलाल ने कानून बना दिया कि एलोपैथिक दवाइयाँ खानी, आयुर्वेदिक नहीं खानी। मुझे उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन लोग आपकी दवाइयों पर तो अब विश्वास करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जिनकी दवाइयों पर विश्वास किया जाता है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें गुस्सा को छोड़ के, क्योंकि गुस्सा आपकी बड़े ही वैसे होता है कि एक बार अगर शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाए तो भस्म हो जाता है। वो तो है। ऐसा भी हमने सुना है आपके बारे में, और कई लोगों को आपने मारा भी है ऐसे। देखिए, जो मैं तांत्रिक क्रिया करके कोई आता था और मेरे पास वो मरीज आ गया जिस पे तंत्र क्रिया कर रखी है, उसकी चीज़ काट के जब मैं उल्टा भेजता था वो तांत्रिक खुद ही मर जाता था। उससे अपनी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती थी। कौन कौन सी विद्या आपने सीखी है? मुझे यंत्र मंत्र तांत्र बदांग चलांग जोस्त अध्यात्म एक्यूप्रेशर रेकी सब विद्या आती हैं, सब विद्या सीखी है मैंने। मैं लगन से सीखता हूँ जो विद्या सीखता हूँ, परंतु मैं बुरा कर्म नहीं अपने हाथ से करता। कोई भी किया हुआ उसको उल्टा कर देता हूँ। ये भगवान ने, कई लोग यक्ष यक्षिणी और सारे लोगों को सिद्ध मैंने देखिए कर्ण पिशाचिनी मैंने सिद्ध किया है। कर्ण पिशाचिनी आपने सिद्ध किया? हाँ, अज्ञा बताल मैंने सिद्ध किया है। एक यह है 1968 की बात जी, कि वहीं से सवारी चढ़ती है, हाँ, वहीं से इंस्पेक्टर चढ़ता है और कनेक्टर रिपोर्ट कर देते हैं। कनेक्टर रिपोर्ट कर देता है वो, हाँ, जबकि पैसे खुद ले रहा है, कनेक्टर को दे रहा है और रिपोर्ट फिर कर रहा है। तो इसमें मैं इंस्पेक्टर से लड़ पड़ा। मैं देख, आपके साथ सवारियाँ चढ़ी, टिकट आपने बनाए, पैसे कनेक्टर को दिए, यदि कनेक्टर ने पैसे ले लिए हैं, इसने टिकट बनाया तो बनती है, ये गलत है। जी जी। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि यदि आपने बेईमानी की तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपका घर जलेगा, और इसने टांका लगाया था तो इसका घर जलेगा। और मैंने पानी लेके हाथ पे और अज्ञा बताल को याद करके अभिमंत्रित किया, हाँ, और छोड़ दिया। तो मनाली से जब मैं वापस आया तो मेरी तो रेस्ट थी, मैं उतर गया। तो मुझे अड्डा इंचार्ज ने कहा कि आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है कि आपने घर नहीं जाना, पहले उनके पास जाओ। जब मैं मैनेजर साहब के पास गया, उन्होंने कहा भी कल आपने ऐसे ऐसे इंस्पेक्टर के साथ झगड़ा किया है। मैं यहाँ किया है, किस बात पे? कि ये घाघ से सवारियाँ बैठती है, घाघ से चढ़ता है, और बैरी तक जाते जाते इसने 4 रिपोर्टें की हैं, 4 के टिकट बनाए इसने अपने हाथ से, कनेक्टर से टिकट बुक ले ली। अब कनेक्टर ने जब पैसे नहीं लिए, पैसे भी नहीं लिए सवारी से, तो झूठी रिपोर्ट क्यों बनाई? तो मैंने कहा कि देख, यदि तैने पैसे लेके टिकट बनाए, जी जी, कनेक्टर कसूरवार नहीं है। पर यदि कनेक्टर ने पैसे लेके टिकट नहीं दिया, आपने बनाए, तो इसका घर जलेगा, और यदि आपने झूठी रिपोर्ट बनाई तो तेरा घर जलेगा। ले संकल्प कर दिया। अभी उसके आधे पौने घंटे के बाद उसके घर में चारों तरफ से आग लगी थी, घर जल गया था।
जब मैं मनाली से वापस आया, वहाँ उतरा, आप पता तो मेरे को मंडी में लग गया था कि वैसे ऐसे बात हुई है। तो उसके बाद आके जब मैनेज ने पूछा, मैंने कहा देखिए मैंने जो विद्या सीखी है उसमें सीधा काम है कि ना चोरी करनी ना करने देनी, कि मैं जिस शक्ति को बुलाता हूँ आप थोड़ा सा घास फूस या कोई चीज़ इकट्ठी कर लो और मेरे को पानी दो, मैं अपनी शक्ति को बुलाता हूँ, उसमें आग लगा दूंगा। मोदी जी वाला नारा आपने पहले ही बोल दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस वो है। और जब ये का किया, घास मंगाई थोड़ी सी सूखी, अरे का किया, और मैंने उनको याद किया, आग जल गई। उसने कहा ये है, ये मंत्र क्रिया है। परंतु अच्छा, पहले आप वैसे भी कुछ रख के और आग जला देते थे? हाँ, जो हवन करता था मैं यहाँ भी। अच्छा। तो मैं उनको याद करके याद किया, घी की आहुति दी, अग्नि पिचंड हो जाती, फिर हवन कर लेता था। अच्छा। फिर जब देखा कि भाई जितनी मैं विद्या इकट्ठी कर रहा हूँ उतनी नष्ट हो रही है, तब मैंने यह कि पिछले दिन की आग रख लेनी और उसी से अग्नि प्रचंड करके करना। हाँ, तो अब मैंने ये सारी विद्या छोड़ के अब मैं सिर्फ 2 ही काम करता हूँ। महामृतांजलि का पाठ 2000, गायत्री का पाठ 10,000 रोज करता हूँ। 10,000 पे अब चर्चा करेंगे बाबा जी तो आप फंस जाएंगे, मैं बता दूं आपको। नहीं फंसता। 10,000 कितने मिनट में आप कर लेते हैं, कितने घंटे में लगते हैं? एक माला मेरी जो है हाँ। 2 मिनट में हो जाती है। अच्छा चलिए, एक माला अगर हम 2 मिनट का भी लगाते हैं, 2 मिनट का भी अगर लगाते हैं आपको, तो आप ये देखिए कि 1 घंटे में कितने माले हो जाएंगे? 30 माला हो जाती हैं। 30 माला कीजिए। हाँ, 30 माला 1 घंटा में 3 घंटे, 3.5 घंटे लगते हैं मेरे, और पूरी हो जाती है। अरे नहीं बाबा जी, बहुत समय लग जाएगा इसमें भी। ये ऐसे चलती है जुबान जब पाठ पे बैठते हैं ना, कि जैसे मशीन मतलब वो चलती है। मानसिक हो सकता है, मानसिक आपका हो सकता है, बोल के तो आप नहीं कर सकते। मानसिक करते हैं पाठ सारा। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हाँ, क्योंकि नहीं मानसिक ही होता है। हाँ, होंठ में नहीं लेंगे, जीभ में नहीं लेगी, मानसिक चलता है। मानसिक आप कर सकते हैं, मानसिक है। और 10,000 का कई घंटे, कम से कम 16 घंटे लग जाते हैं अगर आप करें तो। वैसे भी देखिए, उच्चारण करने पे जब किसी कान में ध्वनि पड़ती है तो उसमें अपनी शक्ति कम होती है। बिल्कुल सही बात है। फिर शक्ति कम करती, फिर फायदा क्या है उसका? जब आप फोकस कर लेंगे, एकदम फोकस कर लेंगे और शब्द आपके सामने दिखाई देने लगेंगे, वो मांत्रिक शब्द, वो मांत्रिक। देखिए, आंखें बंद करके पाठ कर रहे हैं तो आगे स्लाइडें चल रही हैं, जैसे टीवी में चलती हैं। बिल्कुल ऐसे चलती हैं, स्क्रॉल पे जैसे चलती है उस तरह से चलने लगती है। हाँ। वो मानसिक, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हुआ। लेकिन अगर काउंट करें, ऐसे करें तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें। जी। देखिए, महामृतांजलि में मुझे मृत शिवनी महामृतांजलि, हराम ओम स ओम भूर्वै स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धना मृत्युमुक्षयमामृतात् राम ओम जूं स ओम भूर्वै स्व। इसमें 2 मिनट लगते हैं माला में, दोनों में 2 मिनट से फालतू नहीं। जबकि वैसे बोल के संभव भी नहीं है, बोल के तो टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मानसिक नहीं लगता। हाँ, मानसिक में लग जाएगा। हाँ चलिए, तो ये मान लिया कि मानसिक हाँ, जब आप करते हैं जिसमें आपको पारंगत हासिल है, और उसी के बदौलत आपने कई जो ये पिशाचनी है, यज्ञा बेताल है, और कौन कौन सी सिद्धियां हैं आपके पास में? देखो, मैंने तो पता नहीं कितनी की विद्या कर रखी थी, परंतु अब मैंने सिर्फ मृत शिवनी महामृतांजलि और गायत्री, बस ये 2 ही रखे हैं। तो वो भी तो फलीभूत होती है, जिसके ऊपर अगर आप नज़र उठा कर देख लेंगे वो तो। देखिए, ऐसा है, जब मैं पीरागढ़ी था तो कईयों ने मेरे साथ पंगा लिया और एक तक मेरे को चैलेंज किया कि कल हमारे आने से पहले पहले या तो मंदिर छोड़ के चले जाना या फिर आपकी लाश जाएगी। जाट थे? जाट। तो मैं उस टाइम ये कहता था कि मेरे भगवान में ताकत होगी तो लाश तो तेरी जाएगी, मेरे को कुछ नहीं होना, मैंने गलत काम करना नहीं, जो मेरे ऊपर गलत करेगा वो खुद ही मरेगा। तो ऐसे एक तो लड़ाई करके, उस टाइम मंगोलपुरी पे पुल नहीं था, फाटक था, फाटक खुला था, मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, उससे गाड़ी आई, गया नीचे। ओ। अब एक ऑर्डिनेंस डिपो में काम करता था। ऑर्डिनेंस डिपो में? हाँ। अपना छुट्टी करके जब वहाँ से आया
तेल डलवा के, तो पंजाबी बाग पे अब जो ऐसा ऐसे नहीं था, गोल घेरा में था, ऐसे था सीधा। वहाँ आके जो 18 टायर वाला ट्रेलर होता है उसके नीचे आके मर गया। तो ऐसे कई चांस हुए हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपने इन चीज़ों को छोड़ ही दिया कि देखिए ना तो किसी पे गुस्सा करो, पापी तो बनेंगे ही। अब मैं एक ही बात करता हूँ कि जिसके ऊपर भी कोई चीज़ है, नींबू लिया, उतारा किया या कुंड में डाल दिया, जब वो चीज़ ख़त्म होगी नींबू फट जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। ये तो चीज़ उसके साथ नहीं है, नींबू फटेगा नहीं। अच्छा, हाँ, ये पहचान है। अच्छा, एक चीज़ और है, सुना है कि आपने कभी आपने पानी में भी पूड़ी तल दिया था। ये बड़ी गहरी बात है। नहीं, थोड़ा सा बताइए, वीडियो लंबी हो रही तो। ऐसा है, मणिकर्ण हमारा तीर्थ है। मणिकर्ण? हाँ, कुल्लू में है। जी जी। वहाँ पे जब गए तो उन्होंने कहा कि देखो पानी में भी सब्जी बन रही है, पानी में सारा कुछ बन रहा है। मैंने कहा तो रोटी भी हम पानी में बनाएंगे अब। रोटी भी पानी, पूड़ी भी पानी में ही बनाएंगे? हाँ, और पानी में बनाई थी। वहाँ पे ऐसे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे से खाना मिलता है, परंतु मेरे में एक कमी थी कि मैं दान का कहीं नहीं खाता था। जी जी। अपना आटा रखता था साथ, दालें रखता था साथ, या सब्जी लेके बर्तन रखते थे, अपने आप बना के खा लेते थे। ये था। नहीं, ये बहुत पावरफुल चीज़ है ये भी। हाँ, वहाँ मणिकर्ण में तो ऐसा है कि इन्होंने वहाँ पे बर्मा लगाया था कि कितने फुट तक का ये अग्नि, तो जितने फुट उन्होंने बर्मा लगाया वो उतने फुट ऊपर पानी जाके फिर नीचे आया, फिर भी पानी गर्म। हाँ, जैसे यहाँ खौलता पानी नहीं, ऐसे खौलता पानी यहाँ नहाने के लिए उसका पार्वती का पानी और यह पानी दोनों मिला के तब नहाने का बनाया है। अच्छा। हाँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म है उसमें भी। ऊपर से खौलता पानी जैसे चाय का खौलता है। तो जब आपने पूड़ी को पानी में तल दिया तो लोगों ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा उन्होंने। जो वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि जब ये दाल सब्जी बन जाती है बर्तन में डाल के, ये पूरी तल गई, इसमें क्या हो गया। जब वो कच्ची होती है तब तो नीचे बैठ जाती थी पानी में, जब पक जाती तो ऊपर आ जाती थी। अच्छा। हाँ। तो क्या पानी का चमत्कार था या कुछ आपके तांत्रिक? नहीं, ऐसे तो मैं माँ गायत्री के प्रताप से किया जो भी काम किया है। माँ गायत्री जो है मैं 14 साल की उम्र से करने लगा था। जी जी। इससे पहले दूसरी विद्या सीखता रहा। भटकाव था मन में, भटकाव था मन में, भटकाव था भाई, ये भी चीज़ सीखनी, भी चीज़ सीखनी है। अब आज एक ही है कि जहाँ पे कोई रोग दवाई काम ना करे उस रोग को ठीक करना है। और भगवान के दया से आज मुझे पूरी सफलता मिली हुई है। 90% तक कोई भी रोग है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन की दवाई से जो परहेज करके खाता है उसको 60 से 70% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग खत्म होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अच्छा बाबा जी, मैंने आज भी देखा है कि आप जब गायत्री का अनुष्ठान कर लेते हैं या हवन कर लेते हैं, इसके बाद ही पेशेंट देखते हैं, चाहे वो 10 बज जाए चाहे कितने बजे, 10:30 बज जाए। हाँ, इसके बाद ही आप देखते हैं। देख, और 10 से 12 बजे के बीच ही आप देखते हैं? ऐसे 10 से 12 के बीच में तो देखता हूँ मैं आम। जी जी। परंतु जिस दिन मैं हवन लेट करता हूँ, जो शक्ति है मेरे साथ जिससे मैं नाड़ी परिश्रम का ज्ञान है, तो उससे फिर मैं प्रार्थना कर लेता हूँ कि इनको सबको निपटा के जाना। अच्छा, इस बात पे भी लोग आश्चर्य करते हैं कि नाड़ी 3 अंगुलियों से ही देखी जाती है, बात बस कफ। ये हाँ, बात पित्त कफ, बात पित्त कफ का लोग देखते हैं। हाँ। लेकिन आप बस विथ फ्रैक्शन ऑफ मिनट, सेकंड पकड़े आप, 3 मिनट 4 मिनट 2 आपने या पकड़ा। 3 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5 सेकंड। तो उसमें आपकी वैदिकी विद्या काम करती है या फिर जो तांत्रिक विद्या है उसमें? जो नहीं, जो मेरे साथ नाड़ी ज्ञान है ये अंदर से भी काम करता है और शक्ति कान में भी बताती रहती है कि अब ये चीज़ हो रही है। ये है। और अगर आपको अपनी गद्दी छोड़ के कहा जाए कि आप ट्रीटमेंट करें? नहीं, कर तो वहाँ भी लूँगा,
पर जो असल उस गद्दी पे है जहाँ मैं बैठा हूँ वो दूसरी जगह इतना नहीं मिलेगा। अच्छा, सिद्ध गद्दी हो गई है अभी, हाँ। एक तरह से कह सकते हैं। एक सवाल और है बाबा जी कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पेशेंट की संख्या बढ़ने लगती है, 10 से 12 आप देखते होंगे, 10, 20, 15, 25, 30 देख लेते होंगे, लेकिन अगर जब 100, 125 पेशेंट आ जाएं तो कैसे आप मुझे 1 घंटे में 30 से 35 मरीज मैं देख लेता हूँ। दवाइयाँ बाद में लिखता हूँ, फिर दवाई नहीं लिखता साथ साथ। फिर अभी पता लगे इसकी बीमारी इसकी है, अब वो सारा अंदर कंठस्थ है। अच्छा, अब उसके बाद फिर दवाइयाँ लिखनी उनको और समझाना कि तेरे ये तकलीफ है, ये दवाई ऐसे है। तो स्मरण शक्ति की जो तेजी है वो हम मान सकते हैं कि माँ गायत्री की देन है सारी। माँ गायत्री की देन है, वैसे माना जा सकता है वैसे भी। इसलिए तो आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है लगता है मुझे ना। लेकिन लोग इस बात पे भी कमेंट करते हैं कि बाबा जी आप सब ठीक हैं, आपसे सब प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दवाइयों का जो थोड़ा सा है ना, इसको पैटर्न सुधारना पड़ेगा और उनके रहने की जो व्यवस्था है वहाँ पे आने जाने की, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। चलो करेंगे, ये हो जाएगा। जी जी। तो चलिए, ये रहे आज की विस्तृत जीवन परिचय और बाबा जी का जो लंबा सफ़र है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके और आज तक कैसे आए और बीच बीच में कितने इनके मुकाम मिले, पड़ाव मिले और कितने अदृश्य शक्तियों से आपका सामना हुआ और आपने भी जिनको लपेटना था खूब लपेटा, लेकिन अंत तो गत्वा आकर गाड़ी वहीं पे रुक गई कि आप गायत्री साधक बन गए और उस गायत्री साधना का उपयोग आज भी आप लोगों के कल्याण के लिए करते हैं और बिना गायत्री हवन किए आप एक भी मरीज़ नहीं देखते हैं। ऐसे और सारे विषयों पर चर्चा के लिए बाबा जी का साथ रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा। लेकिन आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बाबा जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।